लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ चुके हैं हम? मगध महाजनपद तक। तो मगध महाजनपद तक की कहानी क्लियर है अपन को? पूरा याद हो गया है? बढ़िया। नहीं हुआ? अरे ऐसे कैसे चलेगा? चल याद कराते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा मगध महाजनपद, है ना। तो मगध महाजनपद को यहाँ बैठ के अपन थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो मगध महाजनपद के अंतर्गत सबसे पहले हमने कौन सा वंश पढ़ा है? सबसे पहले मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के अंतर्गत हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? हर्यक वंश। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हर्यक। हर्यक वंश के बारे में हमने क्या पढ़ा बेटा? इस वंश की स्थापना कौन कर रहा है? क्या नाम है? बिल्कुल, बिंबिसार। तो इस वंश की स्थापना करता है बिंबिसार। अब बिंबिसार जो है, इस बिंबिसार ने क्या करा? अपने राज्य विस्तार के लिए विवाह नीतियों को अपनाया, शादी की। ठीक। तो ये अलग अलग स्थानों पे, मतलब त्रिशिला गणराज्य की, लिच्छवी गणराज्य की और मध्य गणराज्य की राजकुमारी के साथ क्या करता है? विवाह करता है। ठीक है। तो तीन क्षेत्र की राजकुमारियों के साथ ये विवाह करता है। अब विवाह करता रहता है एक के बाद एक, और विवाह करने के साथ साथ क्या करता है? अपने राज्य विस्तार को बढ़ाता जाता है। तो काशी और कौशल इसके कंट्रोल पे आ जाता है। फिर आ जाता है इसका बेटा। तो पापा बार बार शादी कर रहे हैं, तो भाई परेशान हो गया, पापा हमको भी करने दो शादी, है ना। तो ये क्या करता है? अपने पिता की हत्या कर लेता है और राज्य पे स्वयं शासन स्थापित करता है। तो कहते पापा अब आपका हो गया, अब हम बनेंगे शासक और हम करेंगे राज्य। ठीक। तो ये क्या करता है? आगे चलकर आजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है, और पिता की हत्या करने के बाद क्या करता है? स्वयं शासक बन जाता है। आजाद शत्रु जो है ना, ये वो व्यक्ति है जो कि एग्रेसिव नेचर का है। इसका नेचर कैसा है? काफी एग्रेसिव है, काफी गुस्से वाला है ये। तो ये अपने गुस्से का ऐसा प्रयोग करता है कि ये करता है आक्रमण। तो जहां जहां पापा ने शादी की वहां वहां आक्रमण। ठीक है। तो ये कौशल में, लिच्छवी पे, काशी पे और अवंती वाले क्षेत्र पर आक्रमण स्थापित करता है। आक्रमण करने के बाद ये अब ये आक्रमण करने में बिजी हो गया, ये भी अपने घर में ध्यान नहीं दे पाया। ठीक। तो इसका बेटा अगला शासक बनता है, जिसका नाम क्या है? उदयन। उदयन बहुत महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि उदयन के द्वारा क्या किया गया? राजधानी को परिवर्तित किया गया। और क्योंकि बिंबिसार की राजधानी क्या थी? बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह। तो राजगृह को परिवर्तित करके, राजधानी से राजगृह को परिवर्तित करके उदयन एक नया शहर बसाता है, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर होता है। उस शहर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ठीक है। तो उदयन के द्वारा एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम है पाटलिपुत्र, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। हो गया यहां तक में क्लियर? याद हो गया? ठीक। अब उदयन के बाद में ना, जब उदयन की मृत्यु हो जाती है, तो उदयन की मृत्यु के बाद में ये वंश बहुत कमजोर पड़ जाता है। हम ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस पूरे इतिहास में कि जब भी कोई योग्य शासक की मृत्यु होती है और आने वाले शासक अयोग्य होते हैं, मतलब अक्षम होते हैं, जिनमें क्षमताओं की कमी होती है, तो वो वंश आगे चलकर नष्ट हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा वंश हो। ठीक। तो उदयन की मृत्यु के बाद आने वाले शासक अक्षम्य थे, कमजोर थे, और उनके कमजोर होने के कारण जो यह वंश है, यह वंश धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो इस वंश को नष्ट करने का श्रेय किसको जाता है? अगला वंश कौन सा हो जाएगा हमारा? अगला वंश हो जाएगा नागवंश। नागवंश की स्थापना कौन करता है? शिशुनाग। तो नागवंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया जाता है। शिशुनाग राजधानी को पुनः राजगृह बना देता है। तो ये राजधानी को पुनः क्या स्थापित करता है? राजगृह। ठीक।
एक और बात याद रखनी है, आजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, याद है ना? ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति आजात शत्रु के समय में हुई थी। फिर शिशुनाग जो है राजधानी को पुनः क्या करता है, राजगृह बनाता है। इसके बाद में शासन करता है और विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लेता है। इवन अब तक में मगध के क्षेत्र में अवंती भी जुड़ जाती है, काशी भी जुड़ जाती है और उत्तर का कुछ और क्षेत्र भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो अवंती, काशी अब तक के क्षेत्र में मगध में जुड़ जाता है। इसके बाद में एक नया शासक आता है। शिशुनाग की मृत्यु के बाद में उसका वंशज कालाशौक आता है। कालाशौक ये वह व्यक्ति है जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति, मतलब दूसरी बौद्ध संगति देखने के लिए मिली थी। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय में देखने के लिए मिलती है आपको? कालाशौक के समय में देखने के लिए मिलती है। इसके बाद में कालाशौक राजधानी को क्या करता है, पुनः परिवर्तित करता है। राजधानी क्या बना लेता है अब ये? पाटलिपुत्र। कालाशौक की मृत्यु के पश्चात में यह वंश भी कमजोर पड़ने लगता है और इस वंश के कमजोर होने का फायदा कौन उठाता है? एक शूद्र व्यक्ति जिसका नाम क्या है? पद्मानंद। ठीक है, जिसका नाम है पद्मानंद, जिसे महापद्मानंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब अगला शासक कौन आ जाएगा? महापद्मानंद। तो अगला वंश आ जाता है हमारा महापद्मानंद या नंद वंश। तो अगला वंश है आपका नंद वंश। नंद वंश की स्थापना बच्चा कौन करता है? महापद्मानंद। तो स्टैब्लिश कौन करता है नंद वंश को? महापद्मानंद। ठीक, महापद्मानंद किस जाति का होता है? शूद्र जाति। ठीक है, पहली बात। ये क्या उपाधि लेता है अपने आप को? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपने आप को एक क्षत्र। फिर कहता है मैं हूं सर्व क्षत्रिय हंता, याद आ गया? ये कहलाता है, कहता है कि भाई मैं ही सर्व क्षत्रिय हंता भी हूं और मैं एक राट भी हूं। तो ये एक क्षत्र, सर्व क्षत्रिय हंता और एक राट की उपाधि लेता है। क्लियर हुआ? ठीक, इसके बाद में महापद्मानंद काफी शक्तिशाली शासक होता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि ये अपने क्षेत्र को पंजाब से लेकर गोदावरी तक फैलाता है। पंजाब से गोदावरी तक फैलाता है, मतलब अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के नीचे वाला क्षेत्र, जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, वहां से लेकर गुजरात तक के पूरे क्षेत्र पर ये क्या कर लेता है? अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार से महापद्मानंद अपने क्षेत्र को बढ़ाता है और संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अंतर्गत लेकर आ जाता है। ठीक है यहां तक में? तो अब मगध महाजनपद के अंतर्गत क्या मिल गया? मगध महाजनपद के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर भारत मिल चुका है। ठीक है, तो उत्तर भारत वाला क्षेत्र जो है इसमें सम्मिलित हो जाता है। इसके बाद में महापद्मानंद के बाद में एक शासक आता है जो कि इस वंश का अगला शासक होता है, जिसका नाम है घनानंद। घनानंद व्यवहारवश बहुत विलासी शासक होता है, लोभी शासक होता है, अत्याचारी होता है। ठीक है, तो घनानंद विलासी, लोभी और अत्याचारी प्रकृति का शासक होता है। ये अत्यधिक जनता पे अत्यधिक टैक्स लगाता है, अर्थात उस समय में क्या लगता था बच्चा? कर लगता था। टैक्स मतलब क्या है? कर। तो ये जनता पर बहुत ज्यादा कर लगाता है। इसके कारण जनता में क्या बना होता है? आक्रोश, मतलब गुस्सा। तो जनता पे लगातार आक्रोश बना होता है, गुस्सा बना होता है कि भाई कैसा राजा है, जब देखो तब टैक्स लगा देता है किसी भी चीज के लिए, है ना? ये टैक्स की दर धीरे धीरे क्या करते जा रहा था? लगातार बढ़ाया जा रहा था। क्लियर हुआ?
इसके साथ में भोगी विलासी प्रकृति का था। इसको अपने पिता से बहुत सारा धन मिला था, परंतु ये इस धन को केवल अपने विलास में ही लगाता था, मतलब नर्तकियों को बुलाना, अपने मनोरंजन को लेना, है ना, मनोरंजन करना, शराब सिगरेट ये सारी चीजों को पीना, ठीक है, उस समय में जो भी चलता हो नशा, वो सारी चीजें करना, ठीक। और इसी समय में हमने क्या पढ़ा कि यूरोपीय देशों से सिकंदर का आगमन विभिन्न देशों में हो रहा है भारत को जीतने के लिए या पूरे विश्व को जीतने के लिए। तो इसी समय में हम क्या देखते हैं कि घनानंद के पास कौन आते हैं, चाणक्य, और चाणक्य का ये क्या कर देता है, अपमान। और घनानंद के पास ही क्यों आए चाणक्य, क्योंकि इसके पास में उस समय की विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति में से एक सैन्य शक्ति थी, तो इसकी सेना इतनी बड़ी थी, इस कारण से चाणक्य इसके पास आए कि भाई अगर तुम हमारा साथ दे दो तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक, यहां तक याद हो गया अब यार, चल आगे बढ़े। अगला वंश कौन सा आ जाएगा हमारा, कौन है शुंग वाला, पूरा मौर्य तो पढ़ लो फिर तो शुंग में चलेंगे अपन। अगला वंश आएगा मौर्य वंश, बहुत महत्वपूर्ण वंश है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। इनके महामंत्री का नाम क्या है, चाणक्य, चाणक्य को हम कहते हैं कौटिल्य, इन्हें ही कहा जाता है विष्णुगुप्त, और इनके द्वारा किताब लिखी गई जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कोई दिक्कत, ठीक है। अर्थशास्त्र में क्या मिलता है, अर्थशास्त्र में क्या मिलता है, किस चीज की जानकारी मिलती है, हाँ, मौर्यकालीन शासन की। तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी, मौर्यकाल में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, इस प्रकार की सभी जानकारियां अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर, हो गया। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, यहीं पर एक राजदूत भी आया था, क्या नाम है उसका, बताओ। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले राजदूत का क्या नाम था, जल्दी बताइए। नहीं याद आ रहा, वेरी गुड, बढ़िया। अच्छा, वेनशोंग किसके दरबार में आया था, वेनशोंग या फिर जिसे हम हेंग शांग कहते हैं, वो किसके दरबार में आया था, जीरो, है ना, इतिहास का नॉलेज जीरो, है ना, हमसे कुछ नहीं आएगा। चलो देखो क्या होता है, अर्थशास्त्र के मैं बता देती हूँ अभी आपको 2 मिनट में, है ना। अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य किसका दामाद था, सेल्यूकस निकेटर। हमने पढ़ा है ना कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में, कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना, हेलेना के साथ में
चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, विवाह हुआ। तो इस कारण से सेल्यूकस निकेटर ने, क्योंकि सिकंदर तो वापस चला गया था, सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था, तो सिकंदर जब वापस चला गया तो सेल्यूकस निकेटर के पास क्या बचा, क्षेत्र बचा और सेना बची। तो उसने बोला कि भाई मैं क्या करूंगा, तो अपने दामाद को ही दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपने दामाद को दहेज के रूप में ये सब कुछ दे दिया। अब इतना सब कुछ दिया है तो प्रोटेक्शन भी तो लगेगा ना भाई, देख तो ले कि लड़की सुखी है कि नहीं है। तो लड़की सुखी है या नहीं है, इस बात की जानकारी के लिए फॉर एग्जाम्पल समझो इसको, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत जिसका नाम है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ देता है कि भाई लड़की की खोज खबर तो मिलती रहे, ठीक है कि नहीं है ना। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन होता है, मेगास्थनीज होता है, और मेगास्थनीज ही वह राजदूत है जो कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में देखने के लिए मिलता है। और इसकी किताब का नाम क्या है, इंडिका। ठीक है, क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य की एक और पत्नी जिनका नाम क्या है, दुर्धरा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, कुछ लोग इन्हें देवी के नाम से भी जानते हैं, है ना। कुछ किताबों में इनका नाम क्या मिलता है, इनका नाम देवी भी मिलता है। ये कथा जो चाणक्य के अपमान करने की कथा है ना, ये कथा किसमें मिलती है, तो ये कथा मिलती है मुद्रा राक्षस में। ठीक है, किताब का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। किसने लिखी है मुद्रा राक्षस, हाँ बिल्कुल, विशाख दत्त। ठीक है, तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस में ये जानकारी मिलती है कि घनानंद ने चाणक्य का जो है अपमान किया था, और इसका प्रतिशोध चाणक्य ने इस प्रकार से लिया। हो गया, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है, तो इनका पुत्र है जिसका नाम क्या है, बिल्कुल बिंदुसार। तो अगला शासक कौन आ गया, बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में बात करें, ठीक। तो बिंदुसार के बारे में ना बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है। इस व्यक्ति को अमित्र घात कहा जाता था। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया अमित्र घात। तो बिंदुसार ने अपने जीवन में वैसे तो बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करी, पर अपने पिता के जैसी उपलब्धियां ये प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु अच्छे शक्तिशाली शासक थे। ठीक, तो बिंदुसार के बारे में बात करते हैं। बिंदुसार, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इन्हें अमित्र घात कहा गया, मतलब शत्रु का विनाश करने वाला। तो इनका नाम क्या मिलता है आपको, अमित्र घात मिलता है। इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके बाद आता है बिंदुसार का बेटा अशोक। अच्छा, एमपीपीएससी में एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुसार के समय में अवंती का प्रांतपाल कौन था। ठीक है, तो बिंदुसार कहाँ रहते थे, मगध में, है ना। इनका बेटा अशोक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने बेटे अशोक को अवंती का प्रांतपाल या फिर राज्यपाल बना दिया, गवर्नर बना दिया। ठीक है, तो अवंती का पालन पोषण, अवंती की देख रेख या अवंती के सब कुछ समझने का काम किसके ऊपर आ गया, सम्राट अशोक के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अवंती का प्रांतपाल बिंदुसार के समय में कौन था, अशोक था। कोई दिक्कत इतने में, इतना याद रखना है ना। अब अगला शासक आता है अशोक। हेडलाइन डालेंगे अशोक, है ना। नहीं अभी मत डालो, अभी हमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो अशोक की बात करें तो अशोक के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, सबसे पहले बात कि अशोक के पिता का नाम क्या है, अशोक के पिता का नाम है, पिता है इनके
बिंदुसार, और इनकी माता का नाम है शुभ द्रांगी देवी। तो इनकी माता कौन है? इनकी माता है शुभ द्रांगी देवी। ठीक। अवंती के सॉरी अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम शुभद्रांगी देवी। अशोक की दो पत्नियां रही हैं। पहली है महादेवी, महादेवी को देवी या कुमार देवी के नाम से जाना जाता है। यह भी पूछा गया है कि अशोक की पत्नी महादेवी का संबंध कहां से था या कुमार देवी का संबंध कहां से था। तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा से संबंधित रही हैं। दूसरी पत्नी थी कारुवाकी। कारुवाकी कलिंग की राजकुमारी थी और महादेवी विदिशा के एक व्यवसायी की पुत्री थी। विदिशा जो है ना, विदिशा भोपाल के पास, विदिशा के व्यवसायी की पुत्री मतलब एक नगर सेठ की पुत्री थी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। व्यवसायी क्या होता है? नगर सेठ। अरे मतलब जिसका कोई बड़ा सा बिजनेस हो, उनकी बेटी थी कौन? कुमार देवी। तो अशोक ने कुमार देवी के साथ विवाह किया। तो कुमार देवी इनकी पहली पत्नी थी, इसलिए मुख्य पत्नियों में हम कुमार देवी को पढ़ते हैं, और दूसरी जो है वो है कारुवाकी। ऐसा माना जाता है कि अशोक अपने 100 भाइयों की मृत्यु कर सिंहासन पर बैठे थे। अशोक को चंड अशोक के नाम से जाना जाता था। तो पहले इसे क्या कहा जाता था? चंड अशोक। चंड डाएगा है ना, चंड अशोक। चंड क्यों? मतलब बहुत शैतान, चांडाल अशोक बोलते हैं, चुड़ैल है ये, है ना, वैसी वाला चुड़ैल है ये, मेल वर्जन। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता था? चंड अशोक कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत गुस्सैले थे और इन्होंने अपने इतने सारे भाइयों की हत्या करी। इस कारण से हम अशोक को चंड अशोक के नाम से भी जानते हैं। इनकी पत्नी कुमार देवी और दूसरी कारुवाकी। कुमार देवी से जो पुत्र हुआ इसका नाम था महेंद्र। तो अशोक को कुमार देवी से प्राप्त पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री थी इनकी संघमित्रा। संघमित्रा। और कारुवाकी से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था तीवर। ठीक है, तो हम केवल ये दोनों नाम महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को आगे चलकर अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अब आगे बात करो यहां से कि इनकी पत्नी हो गई, पुत्र या पुत्री क्या नाम है? महेंद्र, तीवर और संघमित्रा। वंश कौन से वंश से रहे हैं अशोक? मौर्य वंश से। अब क्या होता है, अशोक के जीवन काल की अगर हम बात करें तो अशोक ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी अशोक की घटना सामने आती है। अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में। ठीक है, 269 बीसी में अशोक का क्या होता है? राज्य अभिषेक। और 261 में अशोक एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक युद्ध करते हैं, बहुत आक्रामक युद्ध करते हैं। जिस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, कलिंग जो है ना, ऐसा माना जाता है कि अशोक के समय में कलिंग शासन विहीन राज्य रहा होगा। मतलब यहाँ पे शासक नहीं रहा था कोई, और इस क्षेत्र में किसी शासक की सत्ता नहीं थी। यहाँ पे हाथियों की अधिकता भी मानी जाती है कि यहाँ शायद बहुत हाथी थे, इस कारण से अशोक ने यहाँ पर आक्रमण किया। तो कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे शासक ना हो, उस क्षेत्र पर आक्रमण करना, और भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक यदि ऐसे क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो ऐसे क्षेत्र का बचना क्या है? बहुत मुश्किल है ना, जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अशोक के पास उस समय में
विश्व की सबसे बड़ी सेना है एक तरीके से देखा जाए, या भारतवर्ष की सबसे बड़ी तो है ही। तो जब ये कलिंग पर आक्रमण करते हैं तो कलिंग की आम जनता इस युद्ध में भाग ले लेती है, और केवल सैनिक ही नहीं बल्कि महिला, पुरुष, वृद्ध एवं बच्चों को तक इस युद्ध में मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में खून की नदी बह पड़ी थी, इतनी हत्याएं अशोक या अशोक के सैनिकों के द्वारा की गई या उनकी भी हुई। इस कंडीशन को देखते हुए अशोक का अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ और उनकी मन में ग्लानि ने जन्म ले लिया, पश्चाताप की भावना ने जन्म ले लिया। और ये होने के बाद में अशोक ने ये कहा कि भाई उन्होंने उसी रणभूमि में अपने शस्त्रों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और उसी रणभूमि में अपने शस्त्रों का त्याग करने के बाद वो वापस अपने महल आ गए। जहां तक बात क्लियर हुई? ठीक, अब यहाँ तक चलते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। कहानी यहीं पे अभी छोड़ दो, वापस महल आ गए। ठीक, ये है सम्राट अशोक। इनकी युवा अवस्था कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती थी। सुंदर तो है भाई, ठीक है ना। इन्हें चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता था। पिता का नाम है बिंदुसार, ठीक, माता का नाम शुभद्रांगी देवी। विवाह किया किसके साथ में? कुमार देवी के साथ में और कारुआकी के साथ में। निर्माण किस चीज का करते हैं ये? तो ये निर्माण करते हैं अत्यधिक अभिलेखों का, शिलालेखों का, सांची स्तूपों का और अन्य प्रकार के स्तूपों का। ठीक है, अभिलेख हम लिखवा देंगे, मैं इनके पूरे अभिलेख अभी आपको। पुत्र संग, पुत्र का नाम है महेंद्र और तीवर, पुत्री का नाम है संघमित्रा। अशोक का अन्य नाम है अशोक प्रियदर्शी या फिर अशोक देवनाम प्रियम। ठीक है, तो आपको देवनाम प्रियम या प्रियदर्शनी अशोक के नाम के रूप में देखने के लिए मिलता है। फिर आता है वंश, कौन सा वंश है? मौर्य वंश। फिर अशोक की एक और ये फोटो देख लो, राजा बनने के बाद की फोटो। ठीक है, फिर उसके बाद में सिंहासन पर अशोक कब बैठे, तो हमने बात कर ली 269, यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है, 269 बीसी पर ये सिंहासन पर बैठ गए और 261 बीसी पर इन्होंने क्या कर दिया? कलिंग में युद्ध कर दिया। और कलिंग में उन्होंने युद्ध किया, तो कलिंग कहाँ का क्षेत्र था? तो ये है कलिंग। ठीक है, इंडिया के मैप में आपको कलिंग यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा माना जाता है, अरे पश्चिम बंगाल के नीचे तरफ में है, ठीक है, हाँ, उड़ीसा वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में क्या माना जाता है कि कलिंग जो है शायद शासक विहीन राज्य रहा होगा, या फिर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हाथियों की क्या रही होगी? अधिकता रही होगी। यहीं पर अशोक ने क्या कर दिया? अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। अब शस्त्रों का त्याग करने के बाद वापस आ गए। कहाँ आ गए वापस? मगध आ गए ना बाबा। ठीक है, तो ये मगध आ जाते हैं। अब मगध आते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, तो बहुत परेशान होते हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। मन में ग्लानि तो भर गई, इतने सारे लोगों को मार काट के आए हैं, है ना, हिंसा अत्यधिक कर दी, छोटे बच्चों को, वृद्धों को और महिलाओं को मरते देख लिया, बहुत देख लिया, बहुत बुरा लग रहा है मन में, क्या किया जाए। तो महल में बैठे हुए थे एक दिन, तो इनका ना एक भतीजा था जिसका नाम है निग्रोध। ठीक, तो निग्रोध बैठा हुआ था, तो ये अपने, ये इनका भतीजा जो था ना, वो था बौद्ध भिक्षु। तो ये बौद्ध भिक्षु पहली बार देखे तो ये कहते ये बड़ा खुश रहता है यार, कुछ भी हो जाए इसको बड़ी खुशी होती रहती है, क्या बात है। तो ये उसको बुलाते हैं कि बेटा तुम इधर आओ मेरे पास। वो आता है, बैठते हैं, थोड़ा बात करते हैं। बता क्या समस्या, तुम इतना खुश कैसे रहते हो, तुमको टेंशन वेंशन नहीं, अपन इतना खून खराबा करके आए हैं। तो अशोक को निग्रोध बताता है कि मैंने एक नया धर्म स्वीकार किया है, मैं उसके विचारों पर चल रहा हूँ। अशोक कहते हैं भाई चलो हम भी देखते हैं क्या है कैसा है। तो अशोक जाकर मिलते हैं उपगुप्त से, नाम है उपगुप्त। तो अशोक उपगुप्त से जाकर मिलते हैं और उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। तो अशोक जब बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लेते हैं, तो इसके बाद अशोक एक नए धर्म को स्वीकार करते हैं सनातन के अलावा, जो होता है बौद्ध धर्म। और ये, इसे हम अशोक के धम्म के नाम से जानते हैं।
अशोक का धम्म। अब देखो, अशोक ने शस्त्र छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला। ठीक है कि अशोक ने मात्र शस्त्र छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला है। तो फिर भी इसका खौफ इतना ज्यादा था, क्योंकि भाई इसको क्या ही चंडा शोक रहे हैं, अपने इतने भाइयों को मारकर शासक बना है। इसने बौद्ध धर्म अपना लिया अपने जीवन के राज्याभिषेक के मात्र 8 से 9 वर्षों बाद। पूरे जीवन अहिंसा करी, पर इसका प्रताप इतना था कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई थी आक्रमण कर ले। क्लियर हुआ? या तो समझ में आया पूरा? तो अशोक क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है, इसे अशोक का धर्म कहा गया। और जब धर्म को अपना लेता है ना, और भगवान बुद्ध की दीक्षाओं को ग्रहण करता है, तो भगवान बुद्ध की दीक्षा को ग्रहण करने के बाद ये कहता है कि भाई ये धर्म तो बड़ा अच्छा है। ये तो आपको क्या बताता है बेटा, दुख बताता है कि जीवन में दुख है, फिर दुख का कारण बताता है कि दुख का कारण क्या है, फिर बताता है दुख को दूर कैसे किया जाएगा, उसका कारण क्या होगा, कैसे करेंगे, फिर दुख निवारण का मार्ग बताता है कि किस मार्ग में चलने से हमारा दुख क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अशोक कहता है कि भाई एक काम करो, इसके बारे में दुनिया भर में बताओ। तो अशोक बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देता है। ठीक, तो बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण अशोक के समय में मिला, है ना। वैसे तो इसके पहले भी मिला है, पर अभी हम पढ़ रहे हैं तो अभी महत्वपूर्ण है। तो अशोक के समय में सबसे ज्यादा राजकीय संरक्षण और प्रचार और प्रसार किया गया। अशोक ने बोला भाई तुम सब तो जाओ, भिक्षुओं को तो भेजा ही, जाके प्रचार प्रसार करो। आपने बेटा बेटी को बुलाया, बेटा इधर आओ, जब तुम एक काम करो, तुम दूसरे देश में जाके प्रचार करो। तो वो कहता है संघमित्रा और महेंद्र से कि आप श्रीलंका जाइए। तो संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ भेजता है, श्रीलंका भेजता है प्रचार और प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेज दिया, श्रीलंका भेजा प्रचार और प्रसार करने के लिए। इसके बाद में अशोक ने अलग अलग स्थानों पर प्रचार और प्रसार करने के लिए अलग अलग लोगों को भेजा। जैसे कि ये एक संघमित्रा और महेंद्र को भेजते हैं श्रीलंका, महारक्षक नाम के एक मंत्री होते हैं, इनको भेजते हैं यवन देश, फिर हिमालय, महाराष्ट्र, कश्मीर, गांधार, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे भिक्षुकों को ये भेजते हैं, जिससे भारत के संपूर्ण क्षेत्र में और इवन भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का क्या हो सके, प्रचार और प्रसार हो सके। लंबे समय तक बौद्ध धर्म की स्मृतियों को बचाने के लिए ये शिलालेख लिखवाते हैं। मैंने आपको बताया है इतिहास में कि शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखे गए लेख शिलालेख, ठीक है, और गुहाओं पर लिखे गए लेख गुहालेख, गुफाओं में लिखे गए लेख गुफालेख कहलाते हैं, और स्तंभों पर लिखे गए लेख स्तंभ लेख कहलाते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, अशोक ने पत्थरों पर लेख लिखवाए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित बातें इन्होंने किस पे लिखवाई, शिलाओं पर या पत्थरों पर लिखवाई, जिनको हम क्या कह रहे हैं, शिलालेख कह रहे हैं। और इन्हीं शिलालेखों को हम अशोक के शिलालेख के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या हजारों में है, हजारों में शिलालेख अशोक के द्वारा लिखाए गए हैं, जिसमें से 13 शिलालेख आपको मुख्य रूप से देखने के लिए मिलते हैं। तो जिसमें से 13 शिलालेख आपके अशोक के मुख्य शिलालेख हैं। ठीक, अब इसके बाद में अशोक ने शिलालेख तो लिखवाए, परंतु बहुत सारे स्तूपों का निर्माण भी किया। तो अशोक के द्वारा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्तूप भी बनवाए गए। और स्तूप क्या होते हैं, मैंने बताया आपको स्तूप क्या होते हैं। स्तूप होते हैं मिट्टी का टीला, बताया है मैंने आपको। और बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप की अगर हम बात करें, तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप वो स्तूप होंगे, मतलब वैसे मिट्टी के टीले होंगे जिसमें किसी चीज को संरक्षित रख करके रखा जाएगा, चाहे वो किसी चीज की अस्थियां, किसी व्यक्ति की अस्थियां हो, किसी व्यक्ति के अस्त्र शस्त्र हो, किसी व्यक्ति के कपड़े हो या हड्डियां हो, तो कुछ भी चीजों को संरक्षित करके रखा जाता है इन स्तूपों के अंतर्गत। तो सम्राट अशोक के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसे हम सांची स्तूप के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस सांची स्तूप का निर्माण कौन करवा रहा है, सम्राट अशोक।
कहाँ बनवाया? जगह का नाम बताओ ना जी। ठीक, सबसे पहले इसका निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। इसका पुराना नाम क्या है? इसे काकनाड के नाम से जाना जाता है, काकनाड। इसकी शैली है भरहुत शैली। इसमें अस्थियां हैं महामोगलायन, महामोगलायन प्लस एक और व्यक्ति, क्या नाम था? शारिपुत्र गोसाल, शारिपुत्र गोशाल। ठीक है, ये दो व्यक्तियों के नाम है, महामोगलायन और शारिपुत्र गोशाल। सांची स्तूप का पुनः निर्माण कौन करवाता है? पुष्यमित्र शुंग। इसकी खोज वर्ष 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। ये हमारे भारत के मुख्य हेरिटेज में आता है सांची स्तूप, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाइए स्तूप संख्या। तो यहाँ पर लगभग 40 से 41 स्तूप बनवाए गए हैं सम्राट अशोक के द्वारा। लगभग 40 स्तूप बनवाए गए हैं, जिन 40 स्तूपों में 3 स्तूप बड़े स्तूप हैं, जिन्हें हम मुख्य स्तूप के नाम से जानते हैं। इन बड़े स्तूपों में ये वाला जो स्तूप है यह सबसे मुख्य स्तूप माना जाता है। एक और बात, सांची स्तूप में कभी भी भगवान बुद्ध नहीं आए थे। कोई दिक्कत? ठीक है ना। सांची स्तूप में किसकी अस्थियां या किसके अवशेष संरक्षित है? महामोगलायन और शारिपुत्र गोशाल के। आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको। ये है सांची स्तूप। ठीक है, अब इसी सांची स्तूप का पुनः निर्माण ये व्यक्ति करवाता है, इसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का शासक है। जब सांची स्तूप जनरल टेलर को मिला था 1818 में, तो उसकी हालत कुछ इस प्रकार थी, क्योंकि सबे के थपेड़ों से जंगलों में ये क्या हो गया था, पेड़ पौधों से ढक गया था। लंबे समय तक इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। जब इसकी जानकारी मिली तो ये कैसे मिला? तो इस प्रकार की आकृति में ये आपको देखने के लिए मिला। फिर आता है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये हेलोडोरस स्तूप है, ठीक है, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। एक और स्तूप का नाम याद रखो, जिसका नाम है वैश्य टेकरी। ठीक है, तो वैश्य टेकरी जो स्तूप है ना, ये अशोक ने बनवाया अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में। तो इसमें अशोक की पत्नी जो कुमार देवी थी ना, उनकी अस्थियों को संरक्षित करके रखा गया। ये कहाँ पे है? ये है उज्जैन के कानीपुरा में। तो ये कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश उज्जैन। ठीक, हो गया यहाँ तक में। तो आज हमने अशोक का सामान्य जीवन परिचय पढ़ा है। कल हम अशोक का धब्ब पढ़ेंगे, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित अशोक ने क्या क्या चीजें की, किस किस को कहाँ कहाँ भेजा, क्या क्या बनवाया, किस भाषा में बनवाया, और जो बनवाया उसमें क्या क्या लिखा था। ठीक है, तो कल हम अशोक के बौद्ध धर्म को समझेंगे और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के दर्शन को समझेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को किस हिसाब से देखा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। तो कल की क्लास में हम अशोक के बारे में वर्णन करेंगे आगे।